आज हम लीगल ज्ञान में एम्प्लॉयमेंट लॉ और लेबर लॉ के बारे में जानेंगे और इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए आज के हमारे लीगल एडवाइजर हैं मिस्टर घनश्याम सिंह चौहान। मिस्टर चौहान, सबसे पहला तो बहुत स्वाभाविक क्वेश्चन है कि ये एम्प्लॉयमेंट लॉ और लेबर लॉ है क्या? देखिए, एम्प्लॉयज के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जो भी सोशल वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं वो सारे कानून एम्प्लॉयमेंट लॉ के नाम से जाने जाते हैं, या साइमल्टेनियसली हम बोल सकते हैं कि वो लेबर लॉ के नाम से जाने जाते हैं। तो इस एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर में 100 से ज्यादा कानून आते हैं, जो कि भारत में 100 से ज्यादा कानून होते हैं। ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? ये कानून जो है वो स्टेट और सेंटर ने अलग अलग बनाए होते हैं, बिकॉज लेबर लॉ या एम्प्लॉयमेंट लॉ ये मैटर जो है ये स्टेट और सेंटर दोनों की लिस्ट में है, जिसे कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, संविधान की सूची। तो स्टेट भी लॉ बना सकता है इस मैटर पे और सेंटर भी बना सकता है। तो कुछ लॉ स्टेट बनाता है अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए और कुछ सेंटर बनाता है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़े और डिटेल से बताना चाहूंगा कि जब भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आने पे कानून की जो भी जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, कानून की डिमांड होती है कि ऐसा लॉ बनना चाहिए, तो सरकार ऐसा कानून लेके आती है, संसद में कानून पास होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे 1923 में एक कानून आया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वो एक्ट था क्या कि जब उस समय पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती थी, बड़े बड़े कारखाने होते थे, बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, तो एम्प्लॉयज के साथ दुर्घटना हो जाती थी, किसी का हाथ कट जाता था मशीन में आके, पैर कट जाता था या मौत भी हो जाती थी। तो उनको जो उनके जो मालिक होते थे वो उनको कुछ पेमेंट नहीं करते थे, उनकी फैमिली जो है उनको कमाने के लिए कोई बचता नहीं था। तो उस केस में एम्प्लॉय के साथ एक तरह से घोर अत्याचार होता था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में बनाया गया। तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो भी एम्प्लॉय है उसके अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट होता है या उनका जो भी डेथ होती है, तो उसको पेमेंट, उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए और उसकी फैमिली को भी उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, ताकि जो उनकी लाइफ हो वो थोड़ी इजी हो सके। तो ऐसे करके फिर 1926 में एक कानून आया, ट्रेड यूनियन एक्ट। क्योंकि उस समय क्या होता था कि शोषण बहुत होता था गुलाम भारत में। आपको जैसा मालूम ही है कि अंग्रेज बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे हमारा। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बनाया गया, जिसके थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग को लीगलाइज किया गया। एक तरह से जो भी ट्रेड यूनियन बना के जो लोग हैं वो अपने अधिकारों की मांग करते थे एम्प्लॉयर से, जो प्रॉपर यूनियंस वगैरह होती है उस तरह से। राइट। तो आज की डेट में यूनियनिज्म बोलते हैं, लेबर यूनियन बोलते हैं। तो वो 1926 में स्टार्ट हुआ। और साथ ही साथ मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि उसके बाद फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया, फिर वीकली हॉलीडे एक्ट आया। उस समय ऐसा होता था कि 7 दिन काम होता था, 15 घंटे, 16 घंटे, 20-20 घंटे भी काम कराया जाता था, उनको ओवर टाइम भी नहीं मिलता था। तो ये वीकली हॉलीडे एक्ट से ये कानून बनाया गया कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी देना कंपलसरी है। उसके बाद फिर 1946 में एक्ट आता है, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। तो इस एक्ट से ऐसा होता है कि एक ऐसा प्रावधान बनाया गया कि जो भी इंडस्ट्रियल जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें जो भी काम करता है, जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसके जो भी अधिकार हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए। तो इसमें और अच्छे प्रावधान बनाए गए। तो मिस्टर चौहान, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो लॉज आप बता रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉ, लेबर लॉ, ये क्या सभी तरह के एम्प्लॉयज पे लागू होते हैं? आई मीन जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ होते हैं एम्प्लॉयज, कुछ होते हैं प्रोबेशनरी बेसिस पर एम्प्लॉयड होते हैं, डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं, और भी मतलब शायद कैटेगरीज होती होंगी। तो क्या मतलब हर जितने भी तरह के एम्प्लॉयज हैं या वर्क फोर्स है उस पर ये लॉज अप्लाई होते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एम्प्लॉयज की कैटेगरी है वो एक्ट में डिफाइन की गई है। एक एक्ट बनाया गया 1947 में, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो उस
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये सारी टर्म डिफाइन की गई कि कौन वर्कमैन है, कौन एम्प्लॉय है और कौन लेबर कोर्ट जा सकता है अगर कोई डिस्प्यूट होता है। तो इसके अनुसार जो मैनेजर है, जो सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइजर जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, वो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आता, या एक तरह से बोले कि जो लेबर है उसकी कैटेगरी में नहीं आता। ओके। उसके बाद मैनेजर है, या कोई भी ऐसा आदमी जिसको ये अधिकार है, या कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसको ये अधिकार है कि वो किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है, किसी एम्प्लॉय को काम से निकाल सकता है, उसकी सैलरी काट सकता है, उसको ट्रांसफर लेटर इशू कर सकता है। तो ये अधिकार जिस एम्प्लॉय के पास है वो मैनेजर की कैटेगरी में आता है, और वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में या वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आता। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी लेबर की कैटेगरी में या वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते। तो टीचर्स भी तो जैसे उनको अगर कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ इश्यू होता है तो वो भी लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। ओके। और इसके साथ साथ और भी धीरे धीरे करके कानून देश के अंदर बनते रहे, देश के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। इसके बाद एक एक्ट आया, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो 1948 तक से पहले ऐसा होता था कि कुछ मिनिमम वेज देश के अंदर डिफाइन नहीं था कि कम से कम कितना मिलना चाहिए, 200 मिलना चाहिए या 100 रुपए मिलना चाहिए। तो ये एक्ट आने के बाद एक स्टैंडर्डाइज हो गया कि अगर मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट में कम से कम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 रुपए पर डे तो मिलना ही चाहिए। अगर एम्प्लॉयर है या कंपनी है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है तो उसमें 100 रुपए से ज्यादा तो वो पे कर सकता है, लेकिन 100 रुपए से कम नहीं पे कर सकता। तो ये जो मिनिमम वेज की जो इंक्रीमेंट है, ये भी सरकार टाइम टू टाइम इसको बढ़ाती रहती है। तो ये ऐसा कुछ है जैसे ये अपना नरेगा का कुछ सिस्टम है, देखिए मिनिमम वेज होता है वैसे ही। राइट। तो नरेगा में भी जो है वो मिनिमम वेज एक्ट अप्लाई होता है, तो उसमें भी, बट ये स्टेट टू स्टेट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे 225 रुपए मिनिमम वेज है, कहीं पे 250 रुपए मिनिमम वेज है, कहीं पे 300 है। तो उतना तो कम से कम पर डे जो भी कामगार है उसको देना ही है, उसके ऊपर दे सकते हैं, कम नहीं। तो इसी तरह से धीरे धीरे देश के अंदर एक्ट आते चले गए, और जो लेबर है, जो एम्प्लॉय है, उसके अधिकार धीरे धीरे करके ग्रेजुअली सुरक्षित होते चले गए। मैं आपको कुछ और जरूरी एक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जी जरूर, शॉर्ट में। उसके बाद एक एक्ट बना, द महाराष्ट्र शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये एक्ट इसलिए बना कि मुंबई के अंदर या जो भी सिटीज हैं वहां पर फैक्ट्रीज नहीं होती, मेनली वहां पे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कंप्यूटर वर्क होता है, टेक्निकल काम होता है, फैक्ट्रीज नहीं होती। तो उनमें जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो लागू नहीं होता। तो इनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में जो अधिकार दिए गए थे वो इसमें लागू होते नहीं, क्योंकि फैक्ट्री की कैटेगरी में नहीं आती। फैक्ट्री से मतलब मैन्युफैक्चरिंग, राइट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ये सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। तो इसके लिए जो ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया, तो इसमें ये सारे प्रावधान किए गए कि एस्टेब्लिशमेंट को या शॉप को सुबह कितने बजे खोला जा सकता है, जल्दी से जल्दी, रात को कितने बजे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बंद कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए। उसके बाद जो हॉलीडेज हैं, कंपलसरी पब्लिक हॉलीडेज, जैसे आपका 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो इनमें कितना पेमेंट मिलना चाहिए, या इसमें एम्प्लॉय को छुट्टी देना कंपलसरी है, और अगर फिर भी काम करवाते हैं तो उनको कितना सैलरी देना चाहिए, ये सारी चीजें डिफाइन की गई। तो ये जो बीपीओज वगैरह होते हैं, ये जो अपने इंडिया में हैं, केपीओज और बीपीओज, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मतलब लॉज अप्लाई होते हैं। राइट। ये जो बीपीओ और कॉल सेंटर भी नॉर्मल टर्म में हम बोलते हैं, ये मुंबई में या और भी सिटीज में ये जिस एक्ट से कवर होते हैं वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में आते हैं। और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो हर बीपीओ एम्प्लॉय के ऊपर जो वर्कमैन की कैटेगरी में आता है, मैनेजर नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है, उस पर ये सारे लागू होते हैं। उसके बाद फिर सरकार को लगा कि जैसे एम्प्लॉय कई बार बीमार हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या कुछ मेजर ऑपरेशन होना है, या एक्सीडेंट हो गया, तो उस कॉस्ट को कौन बियर करे।
तो इसमें डिस्प्यूट हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयर को अगर मान लीजिए 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर 20 एम्प्लॉय बीमार हो गए और उनकी कॉस्ट उसको उठानी पड़ गई तो उसको भी बहुत कॉस्टली पड़ता था। और अगर एम्प्लॉय पे ले तो अगर उसका हॉस्पिटल में 50,000 का 1 लाख का बिल आ गया तो उसकी तो कई महीनों की सैलरी उसमें चली जाएगी। या कई बार ऐसा होता है कि उसके पास पैसे नहीं है उसको पेमेंट करने के लिए, हॉस्पिटल की पेमेंट करने के लिए, तो इस केस में कई कामगारों की मौत भी हो जाती है इलाज ना कराने के केस में। तो इसके लिए ये भी सरकार को लगा कि इसके लिए भी कुछ होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने एक ये कानून बनाया, ESIC एक्ट, द स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर है उसको देना होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को देना होता है, और वो जो पैसा होता है उससे एम्प्लॉय के जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है उसको सुरक्षित किया गया। उसके लिए अलग से हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, ESIC हॉस्पिटल्स। तो अगर एम्प्लॉय बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसका मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट होता है वो मुफ्त होता है। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर है उसको उसके लिए सैलरी भी नहीं देनी होती। वो जो सैलरी उतने दिन की जो काम पे नहीं होता वो उतने दिन की पेमेंट भी ESIC करती है। फ्रेंड्स, अगर आपके भी एम्प्लॉयमेंट लॉ या लेबर लॉ से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल लीगल ज्ञान, एंड यस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।